कभी कभी कहानी एक ही पल में बदल जाती है। जब एक भाई अपनी बहन को सौदे में बेच देता है ताकि वो अपने खोए हुए ताज को वापस पा सके। पर क्या वो जानता है कि जिस लड़की को उसने बेचा वही एक दिन रानी बनेगी, आग की रानी, यानी फायर ऑफ क्वीन। ये है डेनेरिस टारगेरियन की शुरुआत। हेलो दोस्तों, फिक्शन वर्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम फिर लौटे हैं जॉर्ज आर मार्टिन की किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का चैप्टर 23। एक मासूम लड़की, एक टूटा हुआ साम्राज्य और एक राजा जैसा राक्षस। पर इस बार वो आग में जलेगी नहीं, शायद वो खुद आग बन जाएगी। जहां ये कहानी महलों से शुरू नहीं होगी, बल्कि एक टूटी हुई लड़की के आंसुओं से जन्म लेगी। आज की कहानी खून, आग और मजबूरी की दास्तान है। ये कहानी है डेनेरिस टारगेरियन की, वो जो बेची गई, बिखरी, पर एक दिन वो जल उठेगी। रेड वेस्ट के पार, दूर एस्सोस की भूमि पर एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल, लेकिन आंखों में वो भय था जो किसी युद्ध से भी बड़ा होता है। डेनेरिस टारगेरियन राजवंश की आखिरी बेटी, जो अब एक घुड़सवार सरदार के पास बेची जा रही थी। उसका भाई विसेरिस एक गिरा हुआ राजकुमार, जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, आयरन थ्रोन। वो रोज कहता था, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो डेनी, तुम्हारी शादी से मैं अपनी सेना पाऊंगा। ड्रोगो की 40,000 डोथराकी घुड़सवार मेरी ताकत बनेंगे और फिर मैं अपना सिंहासन छीन लूंगा। लेकिन डेनी, वो तो बस एक बच्ची थी। वो जानती थी उसे खाल ड्रोगो से शादी करनी है, जिसे उसने ठीक से कभी देखा भी नहीं। एक लंबा, बलशाली, घोड़े की तरह निर्दयी आदमी, जो शायद उसके आंसू भी न समझे। उस दिन जब पहली बार ड्रोगो को देखा, वो सोने जैसा चमकता नहीं था, वो अंधेरे जैसा भारी और खामोश था। डेनी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आत्मा कांप गई। क्या यह सच में मेरा पति बनेगा? उसने खुद से पूछा। शादी का दिन आया, पर यह कोई महल की भव्य रस्म नहीं थी। डोथरा की शादी में कोई पवित्र अग्नि नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई वचन नहीं। यहां सिर्फ शराब थी, खून था और जश्न जो मौत से शुरू होता था। डेनी चुपचाप खड़ी थी, लोगों को लड़ते हुए देखती। 3 लोग उसी शाम मारे गए और सबने ताली बजाई। शादी के बाद ड्रोगो ने डेनी की ओर हाथ बढ़ाया। वो कुछ नहीं बोला, बस उसे देखा गहराई से। वो लड़की जो महल में पल सकती थी, अब घोड़े पर सवार थी एक अनजान जीवन की ओर। रात गहराने लगी, तारे चमक रहे थे और डेनी का दिल डूबता जा रहा था। एक घोड़ों की चाल और फिर एक छोटी सी जगह, समंदर के पास, आग की रोशनी के बीच। वो जगह जहां उसकी पहली रात उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ड्रोगो ने तंबू में प्रवेश किया, धीरे स्थिर कदमों से। उसने डेनी को देखा, डरी हुई, सिमटी हुई। वो उसे घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में झांका। साथ उसने धीरे से पूछा, जिसका मतलब था नहीं। डेनी ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। वो चाहती थी कि ये सब रुक जाए, लेकिन ड्रोगो को ना की भाषा नहीं आती थी। उसने उसके बालों को धीरे से छुआ, फिर उसकी कमर की डोरी खोली। डेनी ने विस्पर्ड किया, रुको, मत करो। लेकिन ड्रोगो ने उसकी बात नहीं समझी। उसके लिए यह बस
मर्द और औरत की पहली रात थी। ना कोई सहमति, ना कोई समझ। उसने कपड़े उतारे, धीरे पर निर्णायक तरीके से। डेनी कांप रही थी। उसके बदन पर हल्की हरारत थी, मन में तूफान, और बाहर सिर्फ खामोशी। उसने फिर कहा, "नो।" डेनी ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। ड्रोगो ने पहली बार कहा, "यस।" और फिर चांद की रोशनी में, लहरों की आवाजों के बीच, एक बच्ची, एक रानी और एक युद्धहार जीवन। सब कुछ उस पहली रात में बदल गया। पल भर को डेनेरिस को लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। काली झील की ठंडी हवा भी अब उसकी तपती त्वचा को सुकून नहीं दे पा रही थी। ड्रोगो का स्पर्श अब भी उसके कांधे पर था, भारी और अपरिचित। उसकी उंगलियां उसके कोमल शरीर पर फिरने लगी थी, धीरे धीरे, जैसे वो किसी जानवर की खाल को परख रहा हो। डेनेरिस के आंखों में आंसू थे, पर वो चीख भी नहीं सकती थी। उसे अपनी भाषा नहीं आती थी और वो नहीं जानती थी कि कैसे उसे मना करे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर ड्रोगो की आंखें बस उसे ताक रही थीं, गहरी, अंधेरी, भावहीन। "नहीं," उसने धीमे से कहा। ड्रोगो की भौहें तन गईं। वो उसकी आंखों में झांकता रहा और फिर एक शब्द बोला, "नो।" डेनेरिस को झटका सा लगा। क्या उसने उसका नहीं समझा? पर तभी ड्रोगो ने उसकी ठुड्डी थाम ली और अपने अंगूठे से उसकी गाल पर बहते आंसू पोंछ दिए। उसका चेहरा अब भी सख्त था, पर उसकी उंगलियों में थोड़ी कोमलता थी। डेनेरिस की सोच टूट गई। वो वापस उस दिन को याद करने लगी जब विसेरिस ने उसे कहा था, "तू मेरी बहन नहीं, तू बस मेरी सीढ़ी है, जिससे मैं अपना सिंहासन पा सकूं। अगर मुझे उसे हर एक घुड़सवार को भी सौंपना पड़े, मैं तुझे दूंगा।" वो शब्द आज भी उसके जहन में हथौड़े की तरह गूंजते थे। उसका अपना भाई उसका सौदा कर चुका था, एक ऐसे आदमी से जिसकी न भाषा वो जानती थी, न स्वभाव। उसकी मर्यादा, उसका अस्तित्व एक सौदे की वस्तु बन चुका था। उसकी आंखें नम थीं। वो अब काले खेमे के भीतर अकेली थी। चंद्रमा की रोशनी बस हल्की सी झलक दे रही थी और ड्रोगो अब भी धीरे धीरे उसके कपड़े उतार रहा था। हर बार जब वो पीछे हटती, उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती। डेनेरिस अब डर के साए में कांप रही थी, लेकिन उसके मन में कहीं एक आवाज बार बार गूंज रही थी, "मुझे सहना होगा, मुझे झुकना होगा, मैं रानी हूं, मुझे झेलना होगा।" ड्रोगो अब उसके सामने पूरा बैठ गया था। उसकी भव्य कदकाठी, उसके कांसे जैसे त्वचा और गहरे बाल, वो भयावह भी था और किसी दूसरी दुनिया का भी। फिर एक क्षण को ड्रोगो ने उसका हाथ थामा और सिर्फ एक शब्द कहा, धीरे से, अपनी आवाज में पहली बार कोमलता लाकर, "मेक।" डेनेरिस जानती थी, इसका मतलब नहीं होता है। वो थम गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब चीखने का कोई अर्थ नहीं था। ड्रोगो ने उसका हाथ धीरे से जमीन पर रखा और फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे निहारा। वो अब उसे इस तरह देख रहा था जैसे वो कोई देवता हो, या शायद एक बच्चा जो नई दुनिया को छू रहा हो। पर यह मासूमियत नहीं थी, यह अधिकार था। और फिर जब रात की चुप्पी गहरी होने लगी, ड्रोगो ने धीरे से उसे जमीन पर लिटाया। डेनेरिस की आंखें खुली थीं। वो कुछ नहीं समझ पाई, कुछ नहीं रोक पाई। और उस रात एक लड़की जो कभी रानी बनने का सपना देखती थी, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गई जिसे उसने चाहा नहीं था। डेनेरिस की सांसें रुक सी गई थी। नर्म रेत पर बैठी हुई वो एक छोटी सी, डरी हुई लड़की लग रही थी। न कोई भाषा समझती, न ये दुनिया जानती। खेमे के बाहर ढोल की थाप अब धीमी पड़ रही थी। शायद जश्न अब खत्म हो रहा था और उसका अकेलापन शुरू।
ड्रोगो अब सामने था, एक विशालकाय परछाई की तरह। उसकी आंखों में वही काली गहराई थी जिसमें डेनेरिस हर पल डूबती जा रही थी। उसने उसका चेहरा थामा, वही चेहरा जिसे उसने दिन में पहली बार शादी की रस्मों के बीच देखा था। फिर वही एक शब्द, नो, और फिर सिर हिलाना, यस। डेनेरिस की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर अब डर के साथ गुस्सा भी था। विसेरिस ने उसे बेच दिया था, एक सौदे की तरह। वो उसका भाई था, मगर भाई नहीं लगा अब। ड्रोगो ने जब उसकी डोरी खोलनी शुरू की, डेनेरिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बस कांप रहा था। वो सोच रही थी, क्या अब वो कभी वापस जा पाएगी? क्या विसेरिस सही था? क्या वो वाकई ड्रैगन की बहन थी? और अगर थी, तो क्यों महसूस हो रहा था जैसे वो अब कोई परछाई बन गई है? उसकी पीठ पर हाथ पड़ा, भारी मगर नर्म। ड्रोगो का स्पर्श वैसे तो सख्त था, मगर अब उसमें धैर्य था। उसने धीरे धीरे उसके गहने उतारे, उसके सुनहरे बालों को खोलकर उंगलियों से सहलाया, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को पहली बार छूता है, संभाल कर। डेनेरिस को समझ नहीं आ रहा था, यह डर था या कोई और भावना। उसकी साड़ी जैसी पोशाक अब कम होती जा रही थी और शरीर पर हवा लगने लगी थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस देख रही थी ड्रोगो की आंखें, उसका चेहरा और उसका भारी शरीर। फिर ड्रोगो ने अपने सारे आभूषण उतार दिए। वो बिल्कुल शांत था, उसकी सांसें गहरी थी। और फिर उसने डेनेरिस के गाल को सहलाया, नीचे झुका और उसके माथे को चूमा। डेनेरिस कांप गई। शायद उसने पहली बार किसी मर्द को इतना पास महसूस किया था। शायद उसने पहली बार महसूस किया था कि वो किसी और की मलकीन नहीं, सिर्फ एक लड़की है जिसे समझ की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। मगर वक्त नहीं था। ड्रोगो ने उसे नीचे रेत पर लिटाया। वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती, बस उसकी आंखें छलक पड़ती हैं। ड्रोगो अब पूरी तरह उसके ऊपर था। उसकी गर्म सांसें डेनेरिस की गर्दन पर महसूस हो रही थी। और फिर धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी, बिना किसी मर्जी के, बिना किसी इच्छा के। सिर्फ परंपरा, भाषा की दीवार और एक सौदे की कीमत पर वो एक ऐसी यात्रा पर चल पड़ी जहां उसका अपना कोई वजूद नहीं बचा। वो उस रात चुप थी और रेत पर तारों की छाव में एक क्वीन बन रही थी, मगर अपने अंदर एक लड़की को खो रही थी। रात बीत चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी तंबू के किनारों से छनकर डेनेरिस के चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीरे धीरे जागी। उसकी पीठ में हल्की सी अकड़न थी, लेकिन शरीर अब भी गर्म था। उसके बगल में खाल ड्रोगो लेटा था, शांत, विशाल, एक अजगर जैसा पुरुष जिसकी सांसें अब धीमी हो चुकी थी। डेनेरिस चुपचाप उठी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बुझी हुई थी। वो तंबू से बाहर निकली और समंदर के किनारे जा बैठी। दूर क्षितिज पर सूरज उग रहा था, लेकिन उसके भीतर अब भी अंधेरा था। उसे अपनी मां की कोई याद नहीं थी। बस यही याद था कि उसे कभी कोई नहीं छूता था, न स्नेह से, न क्रोध से। और अब उसका शरीर किसी और का था। कुछ देर बाद एक दासी उसके पास आई, दासी जिसका नाम इरी था। इरी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, खलिसी, आपको नहाना है। खलिसी। डेनेरिस ने उस शब्द को दोहराया। ये नाम अब उसका था, उसका नया जीवन, उसका नया नाम। नहाने के बाद उसे नए कपड़े पहनाए गए, ढीले रेशमी वस्त्र, उसके सुनहरे बालों में तेल लगाया गया और फिर धीरे धीरे उसकी चोटी बनाई गई, एक सजी हुई डोथरा की चोटी। उसका भाई विसेरिस उसे देखने आया। उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी।
अब तुम रानी हो, उसने कहा। मैंने तुम्हें बेचा और उसके बदले मुझे मेरी सेना मिलेगी। डेनेरिस ने कुछ नहीं कहा। अब वो जान चुकी थी कि उसका भाई उससे कितना अलग है। वो एक राजा नहीं बन सकता। वो सिर्फ सपने देखता है, जबकि डोथराक अपने घोड़ों पर चढ़कर दुनिया जीतते हैं। अगले कुछ दिन सवारी में बीते। कारवां चलता रहा, लंबा, धूल उड़ाता हुआ। हर रात खाल ड्रोगो उसके पास आता। वो अब विरोध नहीं करती। डर अब भी था, लेकिन एक अजीब सी सहमति भी। शरीर उसके आदेश पर नहीं चलता था, वो बस सब सहती जाती। धीरे धीरे खलीसी ने डोथराको की भाषा सुननी और समझनी शुरू की। इरी उसे सिखाती, शब्द दर शब्द, भावना दर भावना। और जैसे जैसे भाषा उसके भीतर उतरने लगी, वैसे वैसे उसके भीतर का डर कुछ कम होने लगा। एक दिन जब उसने पहली बार एक दासी को उसकी ही भाषा में जवाब दिया, इरी मुस्कुरा उठी। आप असली खलीसी बन रही हैं, उसने कहा। उस रात खाल ड्रोगो ने उससे कुछ नहीं कहा, बस आंखों से देखा, जैसे पहली बार उसके भीतर कुछ नया देख रहा हो। और डेनेरिस को लगा, शायद उसके जीवन की शुरुआत अब हो रही है। कभी वो डरती थी, अब वो देख रही थी। डेनेरिस टारगेरियन अब वो एक डोथराकी खलीसी थी। लेकिन उस सुबह जब वह जगी, कुछ बदल चुका था। कल की रात उसके जीवन की सबसे विचित्र और गूढ़ रात थी। और आज उसके भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। ना डर, ना गुस्सा, ना घबराहट, बस एक शांति। जब सूरज की पहली किरणें डोथराकी तंबुओं के बीच फैल रही थी, वो बिस्तर से उठी। उसके तन पर बस हल्का सा रेशमी वस्त्र था और बालों में अब भी पिछली रात की गांठें उलझी हुई थी। वो धीमे कदमों से बाहर आई और पहली बार खाल ड्रोगो के तंबू से निकलकर खुले आसमान के नीचे खड़ी हुई। चारों तरफ गाड़ियों की कतारें थीं, सैकड़ों घोड़े, ऊंट जैसे बलशाली लोग, धूल उड़ाता कारवां। और इन सबके बीच खड़ी थी वो, एक महिला जो कभी अपना भविष्य तय नहीं कर सकी। वो सोचने लगी, ये मेरी जिंदगी है? क्या यही मैं बनना चाहती थी? और फिर वो चला, उसका घोड़ा लेकर, सीधा खाल ड्रोगो के सामने। खाल ड्रोगो उसे देखकर मुस्कुराया नहीं। वो शायद मुस्कुराता ही नहीं था, मगर उसकी आंखें उसे देखती थीं, गहराई से, बिना बोले। डेनेरिस ने पहली बार अपनी आंखों में झांका। मुझे घोड़े की सवारी सीखनी है, उसने कहा। वो शब्द जो किसी गुलाम की तरह जीवन जीती लड़की ने पहली बार किसी को अधिकार पूर्वक कहे। विसेरिस को ये बात पसंद नहीं आई। वो आया, गुस्से में, उसकी आंखों में आग थी। तू उसे हुक्म कैसे दे सकती है? मगर अब डेनेरिस वो नहीं रही थी जो कल तक थी। अब मैं खलीसी हूं, और एक खालिसी जो चाहे कर सकती है। वो बोलते हुए विसेरिस की ओर देखकर नहीं हटी। विसेरिस की आंखें कांप उठीं, शायद डर से, या शायद अपमान से। और फिर शुरू हुआ डेनेरिस का बदलाव। घोड़ा, रेत, धूप और एक डरी हुई खलीसी। मगर जब उसने लगाम थामी, जब उसने पहली बार काठी पर बैठकर डोथराकी योद्धा जैसी मुद्रा अपनाई, कुछ बदल गया। पहले दिन वो गिरी, बहुत बुरी तरह से, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो उठी, धूल झाड़ी और दोबारा चढ़ी। दूसरे दिन फिर गिरी, मगर अब मुस्कुरा रही थी। तीसरे दिन डोथराकी योद्धा खुद ताली बजा रहे थे। एक खलीसी जो गिरती थी मगर हारती नहीं थी। उस रात खाल ड्रोगो आया, मगर आज डेनेरिस ने उसके बालों को सहलाया। मैं डरती नहीं हूं अब, उसने कहा। ड्रोगो कुछ नहीं बोला। उसने बस उसे देखा, ध्यान से, पूरी श्रद्धा से। उनकी आंखों के बीच अब कुछ शब्दों से परे की भाषा जन्म ले चुकी थी। रेगिस्तान के एक टीले पर वो खड़ी थी। नीचे चल रहा था पूरा काफिला। दूर तक घोड़े, तंबू, शोर और जीवन का रंग।
और वो सोच रही थी, मैं डोथराकी नहीं हूं, मगर अब मैं कमजोर भी नहीं हूं। मैं हूं खलीसी। नए घर की दीवारें रेशमी कपड़े से ढकी थीं, मगर डेनेरिस को अब भी यह सब पराया सा लगता था। हर सुबह उसकी आंखें सूर्य की सुनहरी रेखाओं से खुलती, मगर मन में अंधेरा पसरा होता। खाल ड्रोगो अब हर रात उसके पास आता था, मगर धीरे धीरे डेनेरिस को अब वो भयभीत करने वाला युद्धवीर नहीं लगता था। उसने सीखा था कैसे उसकी आंखों को पढ़ा जाए, उसके मौन को समझा जाए। और फिर एक दिन खलीसी ने उस लड़की को देखा जो उसे स्नान कराती थी, बालों में तेल लगाती थी और घोड़े पर बैठना सिखाती थी। उसका नाम था इर्री और उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ वफादारी भी साफ झलकती थी। तुमने कभी खाल की औरतों के बारे में सुना है? हाँ खलीसी, इर्री मुस्कुराई। पर तुम अब एक औरत नहीं, एक रानी हो, खल की रानी। उसी दिन डेनेरिस ने पहली बार घोड़े की सवारी में आनंद महसूस किया। वो हवा में उड़ती सी लगी, बाल पीछे उड़ रहे थे, चेहरे पर गर्म सूरज की किरणें पड़ रही थीं, और दिल में पहली बार एक एहसास जागा कि शायद वह इस नई जिंदगी को स्वीकार कर सकती है। वो लड़कियां, इर्री, जेही और दूसरी, अब उसकी सेवा में थीं, मगर वो उन्हें दासियां नहीं, अपनी बहनें मानने लगी थी। उन्होंने उसे न केवल ढाल और तलवार थामना सिखाया, बल्कि उसे सिखाया कि डोथराकी संस्कृति में स्त्रियां कैसे शक्तिशाली बनती हैं। डोथराकी लोग कहते थे, खाल की ताकत घोड़े में है और खलीसी की ताकत उसकी कोख में। ये बात बार बार उसके कानों में गूंजती थी। और फिर वो रात आई जब डेनेरिस ने खल ड्रोगो के सामने अपने कपड़े खुद उतारे, डरते नहीं बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ। उसने उसकी आंखों में देखा और पहली बार ड्रोगो ने उसे आदेश नहीं दिया, सिर्फ देखा, जैसे वो भी कुछ नया सीख रहा हो। वो रात रात्रि नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगली सुबह डोथराकी स्त्रियां उसे देखकर मुस्कुराईं, और उसने देखा अब वो डरे हुए हिरन की तरह नहीं, बल्कि एक उभरती हुई शेरनी लग रही थी। उसे खुद पर भरोसा हो चला था। डोथराकी जब उसे रास्ते में खलीसी कहकर संबोधित करते, उसमें अब डर नहीं, बल्कि गरिमा झलकती। मगर उसकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि विसेरिस, जो कभी उसका बड़ा भाई था, अब एक डूबती हुई परछाई बन गया था। उसकी आंखों में जलन, उसकी जुबान में जहर और हरकतों में बेकाबू गुस्सा था। वो घोड़े वाले गुलाम तुम्हें मुझसे छीन रहे हैं, विसेरिस गरजा। मगर डेनेरिस अब डरती नहीं थी, उसकी आंखों में नमी नहीं, चुनौती थी। उस रात खलीसी अपने तंबू में बैठी रही, आसमान के तारों को निहारते हुए, और उसकी हथेली पर अपने पेट को रखा, जैसे किसी अनजाने जीवन की आहट सुनने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे समय के साथ डैनी उस दुनिया में ढलने लगी जिसे वो पहले एक कैद समझती थी। लेकिन अब वो हर सुबह उठकर अपने डेरे के बाहर उगते सूरज को देखती थी और खुद से कहती, मैं डेनेरिस हूं, मैं खलीसी हूं, और अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। उस दिन सूरज की रोशनी थोड़ी नरम थी, हवाओं में रेत के जरे थे, और डैनी अपने डेरे के बाहर खड़ी थी। तभी एक शालीन, शांत और अनुभवी आवाज उसके पीछे से आई, खलीसी, आज की हवा आपके लिए ठीक नहीं, रेत आपकी आंखों में जलन करेगी। डैनी ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबे कद का, उम्रदराज लेकिन दृढ़ चेहरा। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन सम्मान भी। यही था सर जोरा मोमोंट, एक पूर्व वेस्टरोसी लॉर्ड जो अब डोथराकी के बीच एक यायावर था। तुम कौन हो? डैनी ने सीधे पूछा। सर जोरा मोमोंट, उसने झुकते हुए कहा। कभी नॉर्थ में बेयर आइलैंड का लॉर्ड था, अब खाल ड्रोगो की सेवा में हूं। डैनी को उसकी बातों में एक भरोसे की झलक मिली, एक अपनापन। तुमने क्यों छोड़ा अपना घर? उसने पूछा। जोराह के चेहरे पर एक परछाई आई।
गलतियां की, वो जो अक्सर लोग करते हैं। लेकिन अब जो है सो है। मैं आपको बताने आया हूं कि शाम को आपके भाई विसेरिस कुछ बेचैन लग रहे थे। डैनी ने सिर झुका लिया। डैनी रात को अपने डेरे में अकेली थी। उसके सामने वो 3 अंडे रखे थे, एक गहरा हरा जिसमें कांसे की धारियां थीं, दूसरा काला जिसमें लाल चमक और तीसरा नीला सुनहरा अंडा। वो उन्हें धीरे से अपनी उंगलियों से सहलाती, उनके सख्त खोल को महसूस करती जैसे कोई माँ अपने अजन्मे बच्चे से बात कर रही हो। क्या तुम कभी जागोगे? वो फुसफुसाई। क्या मेरे भीतर भी वही आग है जो तुम में है? उसका स्पर्श गर्म होता जा रहा था, लेकिन डैनी को कोई डर नहीं था। उल्टा उसे इन अंडों से एक अनोखा जुड़ाव महसूस होता, जैसे ये उसका हिस्सा हो। विसेरिस उसके डेरे में घुस आया, आंखों में शराब का नशा और मुंह में जहर। ये सब तुम्हारी वजह से है, डैनी। मुझे खल के सामने नंगे पांव चलना पड़ा, जैसे कोई भिखारी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसका बाजू मरोड़ता है। लेकिन इस बार डैनी रोती नहीं, कांपती नहीं। वो बस स्थिर खड़ी रहती है, जैसे कोई चट्टान। मत छुओ मुझे। उसकी आवाज अब पहले जैसी कोमल नहीं थी। अब उसमें आदेश था, आग थी। तुम राजा बनने के लायक नहीं, और न ही मेरे डरने के। विसेरिस पल भर को ठिठक गया, और पहली बार डैनी की आंखों में कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, आजादी की चमक। सर जोरा बाहर खड़ा था। उसने डैनी को उस रात पहली बार खलीसी की तरह देखा, एक रानी की तरह जो अपनी ताकत को पहचान रही थी। डैनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। हर गुजरते दिन के साथ वो कमजोर लड़की कम और एक रानी ज्यादा बनती जा रही थी। काफिला अब धीरे धीरे रेत के समंदर से गुजरता हुआ खाल ड्रोगो के जन्मस्थान वेस दोथराक की ओर बढ़ रहा था। एक दोपहर, जब सूर्य आसमान के बीचों बीच झुलसा रहा था और काफिला एक छोटे से नखलिस्तान पर रुका, डैनी ने देखा, वो था जोराह मोरमोंट एक तरफ अकेले बैठा हुआ, किसी पुराने खुरदरे पार्चमेंट पर कुछ लिख रहा था। डैनी ने पास जाकर पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? जोराह ने सिर उठाया, उसकी आंखों में धूप की चमक झलक रही थी, थोड़ी थकी हुई पर तेज। उसने कहा, खलीसी, पुराने दिनों को याद कर रहा हूं, जब मैं भी वेस्टरोस में था। एक लॉर्ड, एक पति, एक देशद्रोही। डैनी कुछ पल चुप रही, फिर पूछा, तुमने अपना सब कुछ क्यों खो दिया? आयरन थ्रोन। वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा की कीमत मांगता है। मैंने अपनी जमीन, अपना सम्मान और अपनी पत्नी तक को खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी सेवा में हूं, खलीसी। वो बोला, और उसका स्वर विनम्र था, पर कहीं न कहीं उसमें एक भावना छुपी थी जिसे डैनी ने पहली बार महसूस किया। निष्ठा से ज्यादा गहराई थी उसमें। उस रात जब वो अपने तंबू में अकेली थी, उसने उन 3 अंडों को फिर से अपनी गोद में रखा। उनकी सतह ठंडी थी, पर एक जादुई कंपन हमेशा मौजूद रहता था। अजीब बात यह थी, जब भी वो उन्हें छूती, उसका दिल तेज धड़कता। क्या ये अंडे कभी फूटेंगे? उसने धीरे से बुदबुदाया। पर उत्तर सिर्फ एक ठंडी चमक थी, जो मोमबत्ती की रोशनी में टिमटिमा रही थी। अगले दिन विसेरिस फिर से आया। इस बार वो नशे में था। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और भय का अजीब सा मिश्रण था। उसने डैनी से कहा, तुम मुझे भुला रही हो। मैं ही असली ड्रैगन हूं और मैं ही राजा बनूंगा। पर डैनी अब वैसी नहीं रही थी। वो उठ खड़ी हुई, अपनी आंखों में एक सख्त चमक लेकर। तुम ड्रैगन नहीं हो, भाई। ड्रैगन खून में होता है और तुम्हारे अंदर सिर्फ डर है। वो चौंक गया। उसकी बहन, जिसे वो सालों से बस एक मोहरा समझता आया था, आज उसके सामने किसी रानी की तरह खड़ी थी। रात जब आई तो डैनी अकेले लेटी रही,
पर उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि शक्ति थी। खुद के लिए, अपने अजगरों के लिए और उस विरासत के लिए जिसे वो अब समझने लगी थी। डैनी ऊंट की पीठ पर बैठी रेगिस्तान के उस अंतहीन विस्तार को देख रही थी। आसमान में दोपहर का सूरज था, पर डैनी के भीतर एक नई रोशनी जग चुकी थी। अब वो केवल खाल ड्रोगो की खलीसी नहीं थी, वो खुद अपने भाग्य की निर्माता बन रही थी। उसकी निगाहें अब अपने ही हाथों में रखे उस सुनहरे बॉक्स पर टिक चुकी थीं, वही जिसमें 3 रहस्यमय अजगर के अंडे थे। अंडों पर सूरज की किरणें पड़ती तो वो हल्का हल्का चमकने लगते, जैसे उनमें अब भी कोई जीवन बाकी हो। वो अंडों को बार बार छूती, महसूस करती कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उसका अतीत भी है और भविष्य भी। एक समय जब वेस्ट्रोस में टारगेरियन शासन करते थे, और एक समय आने वाला है जब शायद वो खुद उस विरासत को पुनः जगा सके। एक रात डैनी अकेली अपने तंबू में थी। जोराह मोरमोंट आया। हाथ में कुछ पुराने किताबों के पन्ने थे, पुराने वेलेरियन इतिहास की कहानियां। ये लो खलीसी, तुमने पूछा था वेलेरियंस ने कैसे अजगरों को साधा। ये वही है। डैनी ने मुस्कुराकर किताब ली। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरी थी। धन्यवाद सर जोराह, मुझे ये सब जानना है, सब कुछ, ताकि मैं भी कभी वैसी बन सकूं। जोराह ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, तुम वैसी ही हो, और उससे भी बेहतर। तुम में आग है खलीसी, और आग बुझती नहीं। डैनी की आंखों में चमक थी। अगर मैं जल गई, उसने पूछा, तो फिर राख से उठकर उड़ोगी? जोराह ने जवाब दिया। उसकी बातों में सच्चाई थी और शायद मोह भी। पर डैनी अब किसी और की इच्छा नहीं थी, वो अब अपने ही दिल की मालिक थी। उस रात जब बाकी कबीला गहरी नींद में था, डैनी बाहर निकली। हाथ में वही अंडा था, हरे रंग का, चमकीला, रहस्यमय। उसने अंडे को आग के पास रखा, धीरे से उसे हाथ में लिया और चुपचाप बैठी रही। जलन हुई, मगर डैनी ने हाथ नहीं हटाया। कुछ पल बाद उसने देखा, उसकी हथेलियां जल चुकी थी, पर अंडा वैसा का वैसा था। वो मुस्कुराई। दर्द में भी ताकत थी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। और इस तरह खलीसी ने अपने भीतर के डर को पीछे छोड़कर एक नया रूप लेना शुरू किया। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, अब वो उस आग की बेटी है जो उसकी नसों में बह रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या खलीसी अपनी किस्मत खुद लिख पाएगी? क्या अजगर के वो अंडे सच में सिर्फ पत्थर हैं? और विसेरिस, जो खुद को ड्रैगन कहता है, क्या सच में उसके भीतर कोई आग बची है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फिक्शनवर्स के साथ। अगला चैप्टर होगा और भी ज्यादा धमाकेदार और चौंकाने वाला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना कर दें। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए भाग के साथ। तब तक के लिए बर्न ब्राइट, फॉर फायर कैन नॉट किल अ ड्रैगन। फिक्शनवर्स, जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां सांस लेती हैं।